कहानी, सम्मान, समझ और सहयोग। विमला देवी अपने बेटे राहुल के घर पहुंची। उन्होंने दरवाजे की घंटी बजाई तो उनकी बहू आरती ने दरवाजा खोला। आरती की हालत देखकर विमला देवी दंग रह गई। उसके बाल बिल्कुल उलझे हुए थे, उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे और देखने से वो काफी थकी हुई लग रही थी। विमला देवी को अचानक से देखकर वो बहुत खुश हो गई और उसने उनके पैर छुए। विमला देवी कहने लगी, बहू क्या बात है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? आरती कहने लगी, जी मम्मी जी, तबीयत तो ठीक है मेरी। इतना कहकर वो किचन में चाय बनाने के लिए चली गई। विमला देवी गेस्ट रूम में जाकर फ्रेश हो रही थी और सोच रही थी कि बहू की डिलीवरी को 4 महीने हो चुके हैं, लेकिन अभी तक उसने खुद का ध्यान रखना शुरू नहीं किया है। आज तो बहू से बात करनी ही पड़ेगी। अभी वो यही सब सोच रही थी कि तभी उनका बेटा राहुल अपने कुछ दोस्तों को लेकर घर पर चला आया। उसी समय आरती चाय की ट्रे लेकर हॉल में आई तो अचानक से उन लोगों को देखकर सकपका गई। राहुल ने जब आरती के उलझे हुए बाल देखे तो गुस्से से आग बबूला हो उठा और कहने लगा, मैंने तुम्हें दोपहर में फोन करके बताया था ना कि मेरे कुछ दोस्त शाम को घर आने वाले हैं, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई। आरती धीरे से बोली, छोटू को संभालती रह गई तो मुझे बाल बनाने का समय नहीं मिला। तब राहुल उसे ताना मारते हुए कहने लगा, तुम माँ बनी हो या पागल, तुम्हें देखने का भी मन नहीं करता। पति के ताने को सुनकर वह रो पड़ी। बच्चे को अकेले संभालते हुए उसकी दुर्गति हो चुकी थी। ये उलझे हुए बाल, आंखों के नीचे काले घेरे और दुर्गंध से सने कपड़े ही उसकी पहचान बन गए थे। वो इस अपमान से चटपटा ही रही थी कि तभी उसके पति ने अपने दोस्तों के सामने ही ताना मारते हुए कहा, शादी के बाद मुझे लगा था कि मुझे कितनी प्यारी पत्नी मिली है, लेकिन जब से ये माँ बनी है तब से ऐसा लग रहा है कि मैंने अपनी पत्नी को खो ही दिया है। ये तो कोई और ही औरत बन गई है। अब आरती से सुना नहीं जा रहा था, उसकी आंखों से आंसू झलक पड़े। वह सर झुकाए हुए वापस जाने लगी। तभी उसने सास की रौबीली आवाज सुनी। विमला देवी अपने कमरे से निकलकर बाहर आई और गुस्से में भड़कते हुए बोली, राहुल, ये तू तब से क्या बकवास कर रहा है? ये तेरी पत्नी है, कोई मजाक उड़ाने की चीज नहीं है। अरे तू ये नहीं सोच रहा है कि तू भी बाप बना है और तुझे बाप बनाने के चक्कर में इसने अपने शरीर का क्या हाल कर लिया। तुझे भी तो पिता बनने का शौक था ना। छोटू के साथ तू नहीं खेलता। तू तो गर्व से सबको बताता है कि मैं एक बेटे का बाप हूँ, तो क्या इसका श्रेय बहू को नहीं जाता? जिसने अपना शरीर खराब किया उसका मजाक उड़ाना कहाँ तक सही है? अगर तुझे लग रहा है कि तेरी पत्नी की हालत ठीक नहीं है तो तुझे इसे संभालना चाहिए, मानसिक सहारा बनना चाहिए और छोटू को संभालने में मदद करनी चाहिए ताकि यह खुद पर भी ध्यान दे पाए। लेकिन तू इसका मजाक इस तरह से उड़ा रहा है। लगता है जैसे तूने अपना काम निकाल लिया और उसके बाद इसे कचरे के डब्बे में फेंक देना चाहता है। अपनी पत्नी के बारे में दोस्तों के सामने ऐसी बातें करते हुए तुझे शर्म नहीं आई? माँ की फटकार सुनकर राहुल की आंखें शर्म के मारे झुक गईं। फिर विमला देवी ने उसके दोस्तों की ओर देखते हुए कहा, और तुम लोगों को पैदा करने में तुम्हारी माँ का भी फिगर खराब हुआ होगा। तब कोई तुम्हारी माँ पर ऐसे हंसता तो क्या तुम्हें अच्छा लगता? फिर राहुल की ओर देखते हुए बोली, जब मैंने तुझे जन्म दिया था तब मेरी भी यही हालत हुई थी। तो बोल, मुझे भी पागल ही बोल दे। बच्चों की परवरिश करना आसान नहीं होता है बेटा। बस नाम के लिए बाप बना है तू, लेकिन जिम्मेदारी तो कोई उठाता नहीं है, और जो जिम्मेदारी उठाकर परेशान हो चुका है उसे सबके सामने पागल बोल रहा है। राहुल की पलकें अब उठ नहीं पा रही थी। उसके सभी दोस्त एक एक करके वहां से उसे विदा लेकर चले गए। विमला देवी गुस्से में बोली, मैं बहू को यहाँ से लेकर जा रही हूँ, वरना तू तो सचमुच इसे पागल बना देगा। अब राहुल बेचैन हो उठा। विमला देवी बहू की ओर देखते हुए बोली, तुम मेरे साथ घर चलो। बहू, मैं तुम्हारा अच्छे से ध्यान रखूंगी, वहाँ कोई तुम्हें पागल नहीं बोलेगा। बोलते हुए उनकी आवाज भर उठी थी। इधर आरती की आंखों से भी आंसू बहने लगे थे। आज वह भी पति की इस हरकत से बहुत व्यथित हो गई थी, इसलिए उसने छोटू को गोद में उठाया और विमला देवी के कमरे में चली गई। अब राहुल अपने कमरे में गया तो खाली कमरा उसे काट खाने को दौड़ने लगा। वो सोचने लगा कि अगर सचमुच माँ आरती को लेकर चली गई तो खाली घर में मैं क्या करूंगा। उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। आखिरकार उससे रहा नहीं गया। 2 घंटे के बाद वो माँ के कमरे में पहुंचा तो विमला देवी छोटू को गोद में लेकर टहल रही थी और आरती गहरी नींद में सो रही थी। रोते रोते उसकी पलकें भी सूज गई थी और चेहरा भी एकदम उतर गया था। वो सोचने लगा कि आरती की इस हालत का जिम्मेदार मैं ही हूँ। वो अपनी माँ के पैरों में गिर पड़ा और कहने लगा, माँ, मुझे माफ कर दो। मैंने आरती का कभी साथ नहीं दिया, बस उसका मजाक उड़ाता रहा, उसे कोसता रहा कि अब तुम मुझे समय नहीं देती, और इसी चक्कर में आज मैंने अपने दोस्तों के सामने भी उसका अपमान कर दिया।
उसके रोने की आवाज सुनकर आरती की नींद भी टूट गई और वो बिस्तर पर उठ बैठी। पति को सामने देखकर उसका मन कड़वाहट से भर उठा और वो दूसरी ओर देखने लगी। उसकी पलकों पर आंसू आकर ठहर गए। उसे बैठे हुए देखकर राहुल उसके पास गया और उसके सामने घुटनों के बल बैठकर हाथ जोड़ते हुए बोला, मुझे माफ कर दो आरती, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। तुम प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं तुम्हारे और छोटू के बिना इस घर में कैसे रहूंगा। मैं वादा करता हूँ कि अब छोटू को संभालने में तुम्हारी मदद करूंगा। तुम कितनी बिगड़ी योजक चिन्ह छोटी इकरी सी रहती हो, मैं तुम्हें संभालूंगा और तुम्हें खुद को संवारने का समय भी दूंगा। मैंने कभी तुम्हारी मदद नहीं की, हमेशा तुम्हें ताने मारे। मैं बहुत गलत था। अब राहुल रोते हुए बार बार माफी मांग रहा था। तो आरती भी आखिर कब तक चुपचाप बैठी रहती। तो उसने भरे गले से कहा, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। मेरे लिए इतना ही काफी है। मैं मानती हूँ कि मैं खुद पर ध्यान नहीं दे पाती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पागल हूँ या तुम मुझे अपने दोस्तों के सामने कुछ भी सुना दोगे। मेरा भी एक आत्मसम्मान है। बच्चे को पालना इतना आसान नहीं होता है। मैं कई कई दिनों तक कंघी नहीं कर पाती। अपना चेहरा आईने में देखने की फुर्सत तक नहीं मिलती। ऐसे में मैं बच्चा संभालूं या खुद पर ध्यान दूं। मैं मानती हूँ कि मुझे खुद का भी ध्यान रखना चाहिए, लेकिन मुझे समय नहीं मिल पाता है। तो आखिर मैं क्या करूं? थोड़ा सा समय मिलते ही मुझे लगता है कि मैं अपनी नींद पूरी कर लूं, घर का कोई काम कर लूं। क्या करूं, क्या ना करूं, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आता है। ऊपर से तुम्हारे ताने भी दिन रात मेरे दिमाग में घूमते रहते हैं। मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ, फिर भी तुम्हारे साथ वक्त नहीं बिता पाती। तो आखिर इसमें मेरी क्या गलती है? आज आरती के मन का गुबार भी फट पड़ा था। राहुल की आंखें झुकी हुई थी और उन आंखों में सच्चा पश्चाताप झलक रहा था। इसलिए विमला देवी ने धीरे से कहा, बहू, तुम इसे एक मौका देकर देखो। अगर फिर भी इसने कोई गलती की तो तुम मुझे फोन करना, मैं तुरंत तुम्हें अपने साथ लेकर चली जाऊंगी। फिर वो राहुल के कान पकड़ते हुए बोली, मैंने तुझे घर के काम इसी दिन के लिए तो सिखाए थे कि कभी भविष्य में जरूरत पड़े तो तू भी घर के काम कर सके। तो आखिर तू घर के कामों में बहू की मदद क्यों नहीं करता है? राहुल ने अपने कान पकड़ते हुए कहा, सॉरी माँ, आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। देखना, अगली बार जब आप आओगी तो घर में आपको बहुत बड़ा बदलाव मिलेगा। विमला देवी को थोड़ी तसल्ली मिली कि कम से कम बेटा खुद को बदलने की कोशिश तो कर रहा है। उस दिन के बाद से राहुल पूरी तरह से बदल गया था। वह छोटू को संभालता था ताकि आरती को थोड़ा आराम मिल सके। घर के कामों में उसकी मदद कर दिया करता था। आरती भी अब खुद के लिए वक्त निकालने लगी थी और खुद पर भी ध्यान देती थी। जब तक सुबह आरती सोकर उठती थी तब तक राहुल नाश्ते की तैयारी कर चुका होता था। तब तक छोटू उठ जाता था तो राहुल छोटू को संभाल लेता था और आरती नाश्ता बनाकर नहा धोकर अच्छे से तैयार हो जाती थी। उसके बाद छोटू को संभालती थी और राहुल ऑफिस जाने के लिए निकल जाता था। फिर शाम को जब वो ऑफिस से आता था तो वो छोटू को संभालता था और आरती डिनर की तैयारी कर लिया करती थी। रात को भी राहुल पहले आरती को 3 घंटे सोने के लिए कह देता था और खुद छोटू को संभालता रहता था। उसके बाद वो सोता था। इस तरह दोनों मिलजुल कर अब छोटू की परवरिश कर रहे थे, तो किसी एक पर ज्यादा दबाव भी नहीं बन रहा था और आरती भी अब पहले से बेहतर और खिली खिली सी रहने लगी थी। आरती सास की आभारी थी, जिनके कारण राहुल को अपनी गलती का एहसास हुआ था और आज उसके जीवन में परिवर्तन आया था। दोस्तों, परिवार में सम्मान, समझ और सहयोग ही रिश्तों को मजबूत बनाते हैं। माँ बनना जितना सुखद होता है उतना ही कठिन भी, और ऐसे समय में महिलाओं को सहारे, धैर्य और प्यार की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। पति अगर पत्नी के संघर्ष को समझकर उसके साथ खड़ा हो जाए तो घर में संतुलन भी बना रहता है और रिश्तों में मिठास भी लौट आती है। गलती का एहसास होना और खुद को बदलने की कोशिश करना ही वास्तविक परिपक्वता है और इसी से परिवार में खुशियां वापस आती हैं।